चूंकि ये 150वीं जयंती है, इस बार विशेष आयोजन किया गया है और गृह मंत्रालय ने यह भी तय किया है कि आज के बाद हर 31 अक्टूबर को इसी प्रकार की भव्य परेड का आयोजन होगा। ये परेड देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जो सभी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और हर राज्य की पुलिस बल है, उनके सम्मान में आयोजित किया जाता है। और वो सरदार पटेल जो देश की एकता और अखंडता की प्रतिमूर्ति है, उनकी प्रतिमा के सामने आयोजित होगा। इस बार रन फॉर यूनिटी को भी बड़े स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। देश के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिला, पुलिस स्टेशन, सभी स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है। उसके बाद देश का प्रत्येक नागरिक देश की एकता और अखंडता के लिए शपथ लेने का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस बार विशेष 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक भारत पर्व का आयोजन एकता नगर में किया है, जो 1 नवंबर से 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती तक चलेगा। और 15 नवंबर को जनजाति संस्कृति और उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक भव्य कार्यक्रम के साथ इसका समापन होगा, जिसमें देश भर की जनजातियों के सांस्कृतिक विविधताएं, खाद्य परंपराएं, पोशाक की परंपराएं, शिल्पकला, लोक कला और संगीत का एक अद्भुत समन्वय बनाया जाएगा। हम सब जानते हैं सरदार पटेल हमारे देश के लिए एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है, एक पूर्ण देश को समर्पित व्यक्तित्व, जिसने आजादी के आंदोलन में न केवल एक प्रमुख सेनानी के रूप में भूमिका निभाई, गांधी जी के साथ रहकर आजादी के आंदोलन की संगठनात्मक रीढ़ की हड्डी सरदार पटेल बने थे। बारडोली सत्याग्रह 1928 का अंग्रेजों के खिलाफ किसानों के शोषण के लिए किया गया और वहीं से महात्मा ने स्वयं उनको सरदार की उपाधि दी। जब देश को आजादी मिली, तब स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों ने देश को 562 अलग अलग रियासतों में बांटकर जाने का फैसला किया। पूरी दुनिया मान रही थी और देश में भी कई लोगों के मन में सवाल था कि 562 रियासतें एक होकर एक भारत कैसे बनेगा। परंतु कुछ ही समय में एक दृष्टि से कार्य पर दृष्टिपात कर देखे तो बहुत कम समय में 562 रियासतों को एकीकृत करने का भगीरथ कार्य सरदार पटेल ने समाप्त किया। और आज भारत का जो मानचित्र हमारे सामने है, वो मानचित्र सरदार पटेल की ही देन है। हैदराबाद में पुलिस एक्शन, जूनागढ़ का एकीकरण, ये सभी चीजों को कहीं कुने से, कहीं दृढ़ता से और कहीं व्रज से भी ज्यादा कठोरता से एक एक कर रिजॉल्व करने का काम किया। भोपाल हो, काठियावाड़ की रियासतें हो, त्रावणकोर हो या जोधपुर हो, हर जगह पे जो समस्या आई, इसका निवारण सरदार पटेल ने किया
और पाकिस्तान का जो प्रयास था पाकिस्तान कॉरिडोर बनाने का, उसको निरस्त करने का काम किया। किसी भी प्रकार की प्रचार की अपेक्षा के बगैर, किसी भी प्रकार के यश के अपेक्षा के बगैर देश के लिए जीवन कैसे जिया जाता है, उसका उत्कृष्ट उदाहरण सरदार पटेल थे। जब पूरा देश 15 अगस्त को तिरंगा फहराने में व्यस्त था, तब सरदार पटेल कमांड रूम में नेवल ऑफिसरों के साथ एक ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे थे, जिसके कारण ही आज लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बना है और हमारी दक्षिणी सीमा बहुत मजबूत हुई है। और उस ऑपरेशन के कारण ही लक्षद्वीप में तिरंगा फहराया गया। दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद, सरदार पटेल के निधन के बाद, सरदार पटेल को भुलाने में कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सरदार जैसे महान व्यक्तित्व को भी भारत रत्न मिलने में 41 साल की देरी हुई, और वो देरी केवल और केवल कांग्रेस के सरदार के प्रति एक विशिष्ट अभाव के कारण रही। सरदार पटेल जैसे महान व्यक्तित्व के लिए पूरे देश में ना कोई समाधि बनी, ना कोई उनका स्मारक बना। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रचना की और एक भव्य स्मारक जो पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध हो चुका है, वो सरदार पटेल के स्मारक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2013 में इसकी 31 अक्टूबर को आधारशिला रखी गई। 182 मीटर ऊंचा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 57 महीनों में पूरा किया गया। और सरदार साहब का जीवन किसानों को समर्पित था। इसके बनाने में जो इस्पात का उपयोग हुआ, जो लोहे का उपयोग हुआ, देश भर के किसानों से लोहा एकत्रित किया गया, किसानों के औजारों को एकत्रित किया गया, इसको पिघलाकर लगभग 25,000 टन लोहे का उपयोग कर कर इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया गया। 90,000 घन मीटर कंक्रीट और 1700 टन से अधिक कांसा का उपयोग कर कर एक अविस्मरणीय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। और आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार साहब को श्रद्धांजलि देने का, इनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। रोजाना लगभग 15,000 लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आते हैं। अब तक देश के 2.5 करोड़, देश और विदेश के 2.5 करोड़ लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विजिट किया है और एक प्रकार से भारत का एक इंजीनियरिंग मार्वेल के रूप में प्रस्तापित हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने इसके आसपास 14 प्रकार के अन्य पर्यटन आकर्षण खड़े कर कर पर्यटकों का एक प्रिय स्थल बनाया है। वहां वैली ऑफ फ्लावर भी है, एकता नगर टाउनशिप भी है, झील सर्किट है, लाइट एंड साउंड शो है, पटेल गार्डन भी बना है, एकता क्रूज नर्मदा की नदी में घूमकर एक नयन रम्य नजारा देखने का मौका भी है, बटरफ्लाई गार्डन है, जंगल सफारी है, एकता मॉल है, ग्लो टॉर्च व्यू पॉइंट है और नर्मदा तट पर एक प्रदर्शन की दीर्घा भी बनाई है। एकता नगर का जो कार्यक्रम हो रहा है, सापुतारा और विंध्याचल की पर्वतमालाओं के बीच में एकता नगर स्थित है। वहीं पर कल सुबह प्रधानमंत्री जी 7:55 को परेड की सलामी लेंगे। ये राष्ट्रीय परेड में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कई राज्यों के पुलिस बल कौशल, अनुशासन और वीरता का प्रदर्शन करेंगे। इस वर्ष परेड के अंदर सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेता और बीएसएफ के 16 वीरता पदक विजेता भी शामिल होंगे। परेड का नेतृत्व महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
और परेड में ढेर सारे सांस्कृतिक प्रदर्शन भी करने का आयोजन हुआ है। हर राज्य की पुलिस से, हर सीएपीएफ से, सीएपीएफ के जवान अपना सांस्कृतिक कौशल का भी परिचय कराएंगे। बीएसएफ का ऊंट दल और ऊंट सवार बैंड भी इसके अंदर शामिल होगा। गुजरात का घुड़सवार दस्ता शामिल होगा। आसाम पुलिस का मोटरसाइकिल डेयर डेविल शो भी इसके अंदर होगा और कश्मीर और पंजाब की पुलिस भी इसके अंदर हिस्सेदारी करेगी। एनएसजी, एनडीआरएफ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी भी अपनी अपनी झांकियां रखेंगे। जम्मू और कश्मीर पुलिस भी अपनी अपनी झांकी रखेगी। वायुसेना की सूर्य किरण टीम, उनका भव्य एयर शो इस परेड का शिखर बिंदु होने वाला है। 900 से ज्यादा कलाकार देश भर से आकर हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को देश और दुनिया के सामने रखेंगे और एक प्रकार से ये परेड सच अर्थ में भारत की एकता का परेड बनकर रहेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के कंसेप्ट को जमीन पर उतारने का काम करेगा और सरदार साहब की 150वीं जयंती के बाद अब हर 31 अक्टूबर को 26 जनवरी की तर्ज पर ही ये परेड नियमित रूप से मनाया जाएगा और हमेशा के लिए देश के युवाओं को सरदार साहब के सिद्धांतों को और सरदार साहब के देश के लिए किए हुए कामों को जानकारी देने का ये माध्यम बनेगा। मेरा सभी मीडिया के प्रतिनिधियों से विनती है कि इस परेड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप मदद करिए और इस परेड के माध्यम से फिर से एक बार देश में एकता और अखंडितता के लिए एक मजबूत माहौल खड़ा हो, इस दिशा में हम सब काम करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही बीच चुनावी माहौल में आप लोगों को बुलाया था, क्योंकि और कोई पॉलिटिकल बात हो नहीं सकती। आचार संहिता यहाँ पर विद्यमान है। चुनाव आयोग से परमिशन लेकर ये नॉन पॉलिटिकल इश्यू पर ही आपसे बात करने के लिए आप सभी को बुलाया था। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूं कि आप सभी भी आप अपने अपने माध्यम से ये भारत की एकता को सुदृढ़ करने वाली घटनाक्रम को देश की जनता को और विशेषकर माताओं बहनों को और युवाओं को उन तक पहुंचे, इसमें हमारा सहायता करेंगे।